आज के लेक्चर के अंतर्गत हम समझने का प्रयास करेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ था। क्योंकि आप देखोगे कि जैसे कि जब वो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट जब पारित किया गया था, तो इसके पहले भी हमारा जो राज्य था या देश था वो कई भागों में अलग अलग विभाजित था। जिसके अंतर्गत आप देख सकते हो ब्रिटिश प्रांत में भी था, देसी रियासतों में भी था, और कुछ ऐसी भी बस्तियां थीं जो कहीं ना कहीं देखे जाए विदेशी बस्तियां। उसमें चाहे डेनमार्क ले लो या आप फ्रांस की देख लो, राइट, उसी में आप पुर्तगाल की देख लो। तो ये बस्तियां जो थीं अलग अलग क्षेत्रों में थीं। अब बात यहाँ पे आती है कि भारत जो राज्य है वो कई अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित है। जहाँ पे ब्रिटिश प्रांत है, जहाँ प्रत्यक्ष रूप से हुकूमत किसकी चलती थी, वो ब्रिटिश की चलती थी। लेकिन उस पर अगर देखा जाए तो ब्रिटिश का एक प्रत्यक्ष प्रभाव था। ब्रिटिश वहाँ पर अपने गवर्नर द्वारा, जो गवर्नर हुआ करता था राज्य का, वहाँ पर वो बैठालते थे और वहाँ के जो शासन प्रशासन थी वहाँ व्यवस्था को संचालित करते थे। लेकिन बात ये आती है कि राज्यों का अब पुनर्गठन करना है। तो राज्यों के पुनर्गठन करने के लिए आप देखते हो कि जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हो गया, तो लागू होने से पहले जो देखा जाए तो बहुत सारे हमारा भारत जो क्षेत्र था वो कई भागों में अलग अलग विभाजित था। क्योंकि संविधान सभा जब बनी थी, संविधान सभा ने ही किस पे काम किया था, संविधान पे काम किया। अब जब संविधान का काम चल रहा है, राइट, एक तरफ तो संविधान का काम चल रहा था और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारे ऐसे विद्रोह हो रहे थे, सब कुछ हो रहे थे। क्योंकि आप देख रहे हो कि जब वो कहीं ना कहीं जब 3 जून 1947 को जब माउंटबेटन ने ये पारित किया था कि वो अपना प्रस्ताव पारित किया था कि भारत और पाकिस्तान को दो राज्य विभाजित करने के लिए, तो उनको अलग से व्यवस्थाएं दे दी गई कि कुछ ऐसे क्षेत्र भी रहेंगे जहां पर अपना प्रभुत्व जमाए रखना है, या कुछ ऐसे क्षेत्र रहेंगे जो कहीं ना कहीं अपने अलग अलग क्षेत्रों में बांट सक मतलब रह करके अपना एक स्वतंत्र रह सकते हैं। तो ये भी बात उन्होंने कही। साथ ही साथ कुछ ऐसे भी क्षेत्र उन्होंने बताया कि जो ब्रिटिश प्रांत के हैं तो वहाँ पर जो हिंदू हिंदू विशेष क्षेत्र हैं तो हिंदू में शामिल हो जाएंगे, हिंदुस्तान में शामिल हो जाएंगे। जो जो मुस्लिम क्षेत्र हैं तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएंगे, मुस्लिम बहुल क्षेत्र वाले क्षेत्र। तो इस प्रकार का जब 3 जून 1947 को जब प्रस्ताव पेश किया था, उन्होंने इस बात को कही, तो बहुत सारे क्षेत्रों में हंगामे होने लगे। तो इस बात को लेकर के हमारे जो यहाँ पे जो बुद्धिजीवी लोग थे, चाहे उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ले लो, चाहे जवाहरलाल नेहरू ले लो, राइट, तो इनने अपने मन में विचार किया, इन्होंने विचार किया, कमेटी करके विचार किया कि इस प्रकार से अगर ये चीज़ें होंगी तो निश्चित रूप से हमारा देश का जो अखंडता है उस पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हम देश को अखंड नहीं देखना चाहते, क्योंकि ऑलरेडी से ही ब्रिटिश प्रांत से ही पहले से प्रभावित रहा है। ब्रिटिश सरकार ने इसको कहीं ना कहीं इसको बहुत ही इसके संसाधनों का दुरुपयोग किया है, राइट। तो अब भारत देश के जो बुद्धिजीवी लोग थे वो नहीं चाहते थे कि हमारा भारत है फिर से इस प्रकार का बटे। तो वो एकता के रूप में देखना चाहते थे, एकता के दृष्टिकोण में देखना चाहते थे। तो वो उन्होंने यही बात कही थी। उन्होंने फिर माउंट बेटन जो 3 जून 1947 को जब उन्होंने प्रस्ताव पेश किया था, तो वैसे ये विभाजित अभी नहीं हुआ था। विभाजित तो स्वतंत्रता अधिनियम एक्ट के बाद होता है जब 1947 का पेश करते हैं। लेकिन इससे पहले जब प्रस्ताव पेश किया गया था तो उसमें ये बात कही गई थी कि किस प्रकार से हम जो जो भारत का जो विभाजन करेंगे वो किन किन आधारों पे होना चाहिए। तो इन आधार बेस को मानते हुए इन्होंने जब भारत को विभाजन की बात की तो उसमें बहुत सारे क्षेत्र देखने को मिलते हैं। जैसे अगर आप देखोगे जो संपूर्ण भारत की अगर बात की जाए, संपूर्ण भारत की बात की जाए तो इसमें सबसे पहला सबसे बड़ा जो क्षेत्र आता था वो आता था ब्रिटिश प्रांत। और ब्रिटिश प्रांत में आपको पता था कि इसमें 11 प्रदेश आते थे ऑलरेडी, ठीक। तो ब्रिटिश प्रांत जो क्षेत्र था एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, और इसमें सबसे ज़्यादा हिंदू या मुस्लिम क्षेत्र रहते थे, मुस्लिम लोग रहते थे, हिंदू और मुस्लिम। क्योंकि हमारे यहाँ पर अगर देखा जाए तो हिंदुत्व बहुलता वाला देश है, इसके बाद मुस्लिम है, ओके, फिर सिख भी है, ईसाई भी हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो उनकी सबकी अपनी अपनी विशेषताएं, अपने अपने एक अपने अपने
नियम कायदे कानून होते हैं, तो वो एक अपने पर्सनल लॉ होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपने को डिसाइड करते हैं और अपने को आगे उस चीज़ को मानते हुए लाइफ को एंजॉय करते हैं। ओके, अब बात यहाँ पे ये आती है कि जब 3 जून 1947 को पेश किया गया, तो उस समय जब वो कौन थे, माउंटबेटन गवर्नर जनरल थे। तो माउंटबेटन गवर्नर जनरल जो थे, उन्होंने ही क्या किया था, 3 जून जब 1947 को प्रस्ताव पेश किया था, वो किया था भारत पाकिस्तान विभाजन की। तो भारत पाकिस्तान जो विभाजन की जब इन्होंने बात की, तो इन्होंने एक बात इसमें रखी, उन्होंने कहा कि जो हिंदू बहुल क्षेत्र है, यानी कि हिंदू बहुल क्षेत्र, यानी जहां ऐसा क्षेत्र जहां हिंदू सबसे ज्यादा हैं, ठीक, वो हिंदुस्तान में शामिल होंगे। ओके, दूसरी बात है कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र जहां मुस्लिम सबसे अधिक हैं, तो वहां पर पाकिस्तान रहेंगे, पाकिस्तान में शामिल होंगे, राइट। एक तो ब्रिटिश प्रांत में विभाजित था। दूसरा देखा जाए, दूसरा अगर बात की जाए तो इसमें ऐसा भी क्षेत्र था जैसे देसी रियासत, देसी रियासत। और ये देसी रियासत में अगर आप देखोगे तो ये ऐसे क्षेत्र हुआ करते थे जहां पर राजाओं का प्रभुत्व तो था, लेकिन वहां पर कहीं ना कहीं अंग्रेजी जो शासन था वो अपने पैर जमाए हुए था, क्योंकि अंग्रेज जो थे वो राजाओं के साथ जो कूटनीति चलते थे, उनके बाद उनके राज्यों को हड़प नीति या सहायक संधि है, ऐसे कुछ नीतियों के माध्यम से वो उसको कवर करते थे। तो ये देसी रियासत जो राजाओं रजवाड़ा हुआ करते थे, इनके जो क्षेत्र थे या इनकी जो संपत्ति होती थी, वहाँ पर कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का ही शासन होता था। भले ही वो देसी रियासत या राजा रजवाड़ा होते थे, लेकिन वहाँ पर अंग्रेजी शासन की हुकूमत एक प्रकार से देखने को मिलती थी, चाहे वो सहायक संधि के रूप में हो, चाहे वो हड़प नीति के रूप में हो। क्योंकि इससे पहले देखा जाए तो इतनी सारी जो संधियां हुई हैं, चाहे वो मैसूर क्षेत्र में देख लो, चाहे पंजाब क्षेत्र में देख लो, ठीक है, इनमें जो ये क्षेत्र को देखा जाए तो वहाँ पर जो लोग राजा हुआ करते थे, इन राजाओं के साथ इन्होंने कूटनीति चल करके उनके शासन प्रशासन पर कहीं ना कहीं आधिपत्य जमाने के लिए इन्होंने निरंतर प्रयास किया और ऐसा किए भी है। तो बात यही आती है कि देसी रियासत वाला भी क्षेत्र हुआ करता था। तो जब 3 जून 1947 को जब पेश किया गया था, उस समय देसी रियासत की भी बात कही गई थी। तो देसी रियासत को लेकर के वहाँ मुद्दा उठा कि देसी रियासत जो व्यवस्थाएं रहेंगी, ठीक है, उनको 3 आधार दिए गए। एक आधार दिया गया कि या तो वो बहुल क्षेत्र, हिंदू बहुल क्षेत्र भारत में यानी कि हिंदुस्तान में मिल जाएं, अर्थात भारत में वो शामिल हो जाएं, या वो पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। इनको स्वतंत्र दर्जा दिया था ना उन्होंने, तो या तो वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएं। तीसरा जो क्षेत्र था वो तीसरा उन्होंने एक बात कही, या तो वो स्वतंत्र रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, यानी कि स्वतंत्र रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये बात जो थी भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, ये माउंटबेटन की बात ठीक लगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनको बात ये ठीक लगी, जवाहरलाल नेहरू थे। तो स्वतंत्र की अगर जब बात उन्होंने कही, ये वाला क्षेत्र की, तो स्वतंत्र की बात इनको ठीक नहीं लगी, क्योंकि अगर स्वतंत्र रहेंगे तो हमारा भारत में कुछ क्षेत्र जैसे भोपाल की बात देख लो, ठीक है, क्योंकि स्वतंत्र रहेंगे तो इनके लिए भी तो एक समुद्री सीमा होनी चाहिए। जी व्यापार कहाँ से करेंगे, क्योंकि कोई भी राज्य होता है अगर बिल्कुल स्थली में अंतर्गत घिरा है, राइट, अंतर्गत अगर वो घिरा है, तो वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसके बीच कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो लोग हैं वो इतने जागरूक नहीं है, इतने शिक्षित नहीं है, तो वो इतने जब शिक्षित और जागरूक ना होने की वजह से तो इनके बीच कहीं ना कहीं इस प्रकार की गतिविधियाँ मिलेगी जो हिंसकवादी होंगी। और हिंसात्मक अराजकता जब फैलेगी तो निश्चित तौर पर जो देश ही स्वतंत्र रहेंगे तो ये भारत को खंड खंड कर देंगे। तो ये तो बहुत ही अनुचित बात है। तो इन्होंने इस बात को लेकर के इन्होंने माउंटबेटन को समझाया कि देखो, आप ऑलरेडी मेरे यहाँ पर शासन कर सके हो,
सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने बात की थी माउंटबेटन से। उन्होंने उनको समझाया कि आप ऑलरेडी हमारे यहाँ पे शासन कर चुके हो, तो अब हम आप ऐसा मत कीजिए कि इनको स्वतंत्र दर्जा ऐसा मत दीजिए कि ताकि ये अपना देश अलग से बना सकें। अगर भारत में ही अपना देश अलग से बनाएंगे तो ये हमारी देश की संप्रभुता, हमारे देश की अखंडता का एक धब्बा है। अगर आप ऐसा करते हो तो निश्चित रूप से आपकी देर द्वारा दिए गई स्वतंत्रता कोई स्वतंत्रता मायने नहीं रखती है, क्योंकि आप तो चले जाओगे, इसके बाद जो छोटे छोटे राज्य बनेंगे, जो छोटे छोटे अलग से देश बन जाएंगे, जो स्वतंत्र देशी रियासत बनाएंगे, तो ये भारत के लिए बहुत ही चेतावनी खड़ी करेंगे, क्योंकि इनके बीच में कभी भी बंधुत्व या एकता का भाव देखने को नहीं मिलेगा। ये आपस में लड़ते रहेंगे और निश्चित रूप से देश की जो अखंडता है, देश की अखंडता है, वो खंडता में परिवर्तित हो जाएगी। तो ऐसा करने से उन्होंने प्रयास किया। लेकिन इस बात को लेकर के जो माउंटबेटन थे उनको लगा कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को लेकर के इग्नोर तो नहीं किया, इस पर आगे बात उन्होंने की। अब बात ये आती है कि जो तीसरा क्षेत्र था, तीसरा क्षेत्र कुछ ऐसे भी क्षेत्र थे जहां पर विदेशी बस्तियां होती थी, विदेशी बस्तियां होती थी। देखो, अगर आप देखोगे अंग्रेजों से जो मुक्ति मिल गई थी, राइट, अंग्रेजों से तो मुक्ति मिल गई थी, लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी थे जहां पर कहीं ना कहीं देखा जाए अन्य भी जो विदेशी बस्तियां हुआ करती थी उनकी वहां पर आधिपत्य था, या वहां पर ये अपनी बस्तियों को स्थापित किए थे। जैसे अगर आप पश्चिम बंगाल का चंद्रनगर ले लो, ठीक, पश्चिम बंगाल का चंद्रनगर आप देखोगे तो ये देखा जाए तो फ्रांस के कब्जे में था। फ्रांस के कब्जे में एक ही क्षेत्र नहीं था, काफी क्षेत्र थे। जैसे कि आप देख सकते हो कराईकल वाला जो क्षेत्र आप देख लो, ये जो तमिलनाडु वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है, पांडिचेरी, यमन, ये वाला क्षेत्र देख लो। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो ये जो क्षेत्र देखने को मिलते हैं, ठीक, कराईकल, पांडिचेरी, यमन, ये जो और चंद्रनगर, ये फ्रांस के कब्जे में थे ऑलरेडी। जब फ्रांस पे जब काफ़ी बस्तियों को तो अंग्रेजों ने उखाड़ फेंका था, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बस्तियां इनके हाथों में थीं। जैसे कराईकल, पांडिचेरी, यमन, चाहे देख लो, चाहे इसको नम्बी बोलते हैं, यमन बोलते हैं। और ब्रिटिश बस्तियों में देखो, पश्चिम बंगाल का जो एक चंद्रनगर था, ठीक, चंद्रनगर भी इसी में आता है। तो चंद्रनगर भी एक जो क्षेत्र था ये भी इनके ही हाथ में था, फ्रांस के हाथ में था। तो कुछ ऐसी विदेशी बस्तियों में भी विभाजित था। इसी में आप देख लो अंडमान वाला जो क्षेत्र है, अंडमान निकोबार, ये वाला जो क्षेत्र आप देखोगे तो ये था डेनमार्क के हाथ में। यहाँ पर आप देखोगे जो डेनमार्क के जो क्षेत्र था, डेनमार्क के जो लेक थे, ठीक, उनके हाथ में था। तीसरी अगर बात इसमें देखते हो तो इधर वाला क्षेत्र देख लो, दादर नगर हवेली, दादर नगर हवेली और गोवा वाला क्षेत्र, राइट, ये पुर्तगाल के हाथों में था। तो इस प्रकार से ये जो विदेशी बस्तियां थीं, इन विदेशी बस्तियों का भी एक प्रकार से अलग से क्षेत्र पर इनका एक कब्जा था। चाहे वो चंद्रनगर ले लो, चाहे वो आप डेनमार्क, अंडमान निकोबार ले लो, चाहे वो दादर नगर हवेली, गोवा क्षेत्र पुर्तगाल से ले लो, तो ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसकी विदेशी बस्तियों के हाथ में थी। तो अब बात ये आती है कि इतना सारा क्षेत्र है, इतना बड़ा भारत है, और भारत में भी देखा जाए तो एकता कहीं भी नहीं है। भारत में अगर आप वो स्वतंत्र दे भी रहे हो तो कहीं ना कहीं इनका प्रभाव फिर भी है, इनका वर्चस्व है। जैसे कि विदेशी वस्तुओं का आप देख लो, ओके, इसके बाद आप देसी रियासतों का देख लो, ठीक है, और हिंदू मुस्लिम में तो वैसे भी फूट पड़ी हुई थी। तो इनको लेकर बहुत ही चिंताजनक बात थी। तो संविधान सभा में इन चीज़ों को लेकर भी बहुत ही मैटर उठते थे, प्रस्ताव भी रखे जाते थे। तो फिर बाद में यही निर्णय करते थे कि किस प्रकार से इसमें इनको एकता किया जाए, एकता के मूल बिंदु पर लाया जाए। तो फिर इनमें आपस में भी देखा जाए तो बहुत डिबेट होती थी। तो फिर माउंटबेटन जब आप देखोगे तो उस समय आप अगर देखोगे तो ये तो हिंदू बहुल क्षेत्र वाला क्षेत्र था, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि हिंदू बहुल क्षेत्र है वो हिंदुस्तान में है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो पाकिस्तान में है। तो आप देखोगे पश्चिम बंगाल वाला उधर वाला जो क्षेत्र होता था, परगना वाला क्षेत्र था, वो एक्चुअली में उधर का जो क्षेत्र देखोगे तो मुस्लिम से काफ़ी था, लेकिन वहाँ हिंदू भी थे, ऐसी बात नहीं, बहुत हिंदू थे।
हिंदू बहुल वाला क्षेत्र तो आप देख लेते हो कि जैसे कि आप पूरा संयुक्त प्रांत हिंदुओं वाला जो क्षेत्र था, ठीक, मैसूर हिंदुओं वाला क्षेत्र था, एमपी हिंदुओं वाला क्षेत्र था, ऊपर पंजाब भी हिंदुओं वाला क्षेत्र था, भले ही उसमें सिख हो, हिंदुओं को भी उसमें भी थे। ओके, तो इस प्रकार से काफ़ी हिंदुओं वाला भी क्षेत्र था। तो ये बात को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि हिंदी बहुल क्षेत्र है तो हिंदुस्तान में है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र वो मुस्लिम है। ओके, वो बात ठीक लगी। लेकिन यहाँ देसी रियासतों को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, क्योंकि देसी रियासतें कहीं अलग से कोई सीमा पे नहीं थी, वो बीच बीच में भारत के कहीं कहीं बीच बीच क्षेत्रों में उनको अपने सत्ता, उनकी अपना शासन प्रशासन था। ओके, वो अब उनको अब स्वतंत्र दर्जा दोगे तो निश्चित तौर पर वो उनका देखोगे तो अलग से वो प्रभुत्व जमाएंगे, उनकी अपनी संप्रभुता होगी तो भारत की अलग होगी, तो इनके बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा होगा और निश्चित रूप से माराकटी होगी। तो ऐसा रोकने के लिए इन्होंने काफ़ी माउंटबेटन को समझाया, तो माउंटबेटन इस चीज़ को लेकर के मान गए। ठीक है, तो उन्होंने उस समय अगर देखा जाए, उस समय देसी रियासतें देखी जाएं तो टोटल तो देसी रियासतें जो थीं वो 565 थीं। ठीक, और 565 देसी रियासतों में से लगभग 552 रियासतें जो थीं, ठीक, 552 रियासतें जो थीं उनको मिलाने का प्रयास किया गया। अब उनको कैसे मिलाया जाए, तो उनको मिलाने के लिए देखा जाए तो उस समय अगर देसी रियासतों की अगर बात की जाए, जैसे अजमेर की एक देसी रियासत थी, भोपाल की भी थी, हैदराबाद की थी, राइट, जम्मू कश्मीर की भी थी। इसके बाद आप देखोगे जूनागढ़, इस प्रकार की ये देसी रियासतें थीं। तो ऐसी और भी छोटी छोटी थी, पश्चिम बंगाल की उधर अपनी देसी रियासत थी, ठीक है, इधर पंजाब के में भी देसी रियासत थी। तो ऐसी बहुत छोटी छोटी देसी रियासतें थीं। तो इस प्रकार से 565 थी, जिसमें से जब आप देखोगे तो 565 टोटल थी। तो इसमें से कुछ देसी रियासतें ऐसी भी थी जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी। ओके, तो पाकिस्तान में जो शामिल होना चाहती थी तो वो तो स्वतंत्र दर्जा था ही उनको, लेकिन इस चीज़ को लेकर के इनको भारत में स्वतंत्र दर्जा दिया जाए ऐसा रोकने पर प्रयास किया गया था। लेकिन पाकिस्तान में जो शामिल होना चाहे वो हो सकते थे, चाहे भारत में जो शामिल होना चाहे वो हो सकते थे। ओके, लेकिन ऐसे नहीं कि आप भारत के बीच में क्षेत्र और हम पाकिस्तान में शामिल होंगे, तो फिर तो बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। आप अगर पाकिस्तान जिस क्षेत्र में विभाजित हो रहा है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, अगर वहाँ पर जो देसी रियासत है वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती है तो शामिल हो सकती है। इस बात को लेकर के ये बात कंफर्म की गई थी। ओके, लेकिन बात यहाँ आती है कि जो 565 थी उसमें से जो 552 थी वो तो भारत में ही थी। वैसे तो टोटल भारत ही था, लेकिन 565 में से कुछ रियासतें थी वो पाकिस्तान में शामिल हो गई। जब 1947 को जब एक्ट पारित किया गया था, वो किया गया था स्वतंत्रता जो अधिनियम था, भारत स्वतंत्रता अधिनियम, उसे जब पारित किया गया तो निश्चित तौर पर उस समय अगर देखा जाए तो 565 में से कुछ तो पाकिस्तान में शामिल हो गई। ठीक, ये बात पहले ही कर दी गई थी कि जो वहाँ शामिल होना चाहे वो हो सकती हैं। ठीक है, और 552 जो थी वो भारत में थी। तो 552 में से अब इनको कैसे शामिल किया जाए, 552 में इनको कैसे शामिल किया जाए, तो इनके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके जो सचिव थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके जो सचिव थे बीपी मेनन, ये सचिव थे। तो इन दो को कार्यभार ये दिया गया कि आपको किसी ना किसी तरीके से इन देसी रियासतों को भारत में विलय करना है, तो भारत में मिलाना है। तो इस उद्देश्य के लिए बीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल इन दोनों ने बहुत काम किया। तो इन्होंने चाहे वो किसी भी प्रकार से कर सकते थे, हिंसात्मक गतिविधियां भी अपना सकते थे, उनको ये स्वतंत्रता दे दी गई कि आपको इन चीज़ों को मिलाना है, इन देसी रियासतों को भारत में ही विलय करना है। तो उसमें से इनको बता दिया गया था, सभी देसी रियासतों को बता दिया गया था कि जो भारत में शामिल होना चाहे वो शामिल हो सकती हैं। ठीक है, तो भारत में शामिल होना चाहे हो सकती हैं। तो इसमें से 549 जो देसी रियासतें थीं, 552 में से 549 देसी रियासतें थीं। ऑलरेडी जब स्वतंत्रता अधिनियम जब पारित नहीं हुआ था ये वाला, इससे पहले ये बात कही गई थी कि जो 552 देसी रियासतें हैं
ठीक, भारत में उसमें जो शामिल होना चाहें वो शामिल हो जाएं, सभी को शामिल करने की बात कही गई थी, लेकिन 549 ही इसमें शामिल हुई थी। ओके, 549 देसी रियासतें थी वो भारत में शामिल हो गई, लेकिन तीन देसी रियासतें ऐसी थी वो अभी भी अपना स्वतंत्र दर्जा प्रदान करना चाहती थी, अपने अभी भी स्वतंत्र रह करके अपने जीवन व्यतीत करना चाहती थी, अपना अलग से एक प्रकार से देश व्यवस्थित करना चाहती। तो जिसमें आप देख सकते हो कि जम्मू कश्मीर ले लो, जम्मू कश्मीर आप देख लो, इसी में जूनागढ़ और हैदराबाद, ये जो तीन देसी रियासतें थी ये एक्चुअली में भारत में विलय होने से मना करती थी। ये चाहती थी कि हम अपना अलग से ही बनाएंगे, क्योंकि 552 में से 549 तो शामिल हो गई। जब 1947 एक्ट पारित किया गया तो एक्ट पारित करने से पहले पहले 549 देसी रियासतें थी वो शामिल हो गई थी भारत में ही, लेकिन तीन देसी रियासतें थी जो भारत स्वतंत्रता एक्ट अधिनियम पारित होने के बाद भी शामिल नहीं हुई भारत में। इसलिए इनको अब इनके लिए अलग से इनके लिए कुछ प्रावधान किया जाए, या इनके लिए कुछ इनको ऐसा शासन प्रशासन के माध्यम से, ठीक है, इन पर निरंतर दबाव बनाकर इनको कहीं ना कहीं शामिल किया जाए। अगर इनको अलग से ही देश बनाएंगे या कुछ भी करेंगे तो देखो हैदराबाद आप देख लो बीच में पड़ता है, हैदराबाद भले ही एक समुद्री सीमा पर लगा हुआ है, लेकिन आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर जूनागढ़ आप देख लो, तो ये भी अगर आप देखोगे तो ये कहीं ना कहीं अपना अलग से स्वतंत्र दर्जा देखने के लिए निरंतर प्रयास कर रही थी। तो अब बात यहाँ आती है कि अगर इनको कैसे विलय किया जाए, क्योंकि स्वतंत्र इनको अगर रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए विदेशी बस्तियों से या विदेशी राज्यों से मिलकर के ये भारत की अखंडता, भारत की संप्रभुता को हनन करेंगे, क्योंकि ये अपना अलग वर्चस्व रखेंगे तो ये विदेशों से मिलेंगे, तो ये निरंतर हमारी सीमा पर कन्फ्लिक्ट पैदा करते रहेंगे, तो इनको शामिल करने की बात कही गई। अब बात यहाँ ये आती है कि जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर इनको शामिल किया कैसे जाए। लेकिन अब आप देखोगे जब पारित हो गया, ठीक, जब पारित हो गया तो अब बात ये आती है कि जम्मू कश्मीर को सबसे पहले शामिल करने की बात कही। तो आप देखते हो कि जम्मू कश्मीर, क्योंकि आप जब वो पारित किया गया था, प्रस्ताव लाया गया था, तो उस समय ये बात कह दी गई थी कि जो स्वतंत्र रहना चाहें वो रह सकते हैं, लेकिन उस पर बात की गई थी। उन्होंने फिर पूर्ण रूप से ऐसे माना भी नहीं था, लेकिन हाँ औपचारिक उन्होंने मान लिया कि चलो ठीक है देखेंगे वो सब हो जाएगा। लेकिन वो तो हमेशा भी यही चाहते थे कि भारत में भले ही हम जा रहे हैं लेकिन इनको तो खंड खंड करते ही जाएं। वो कभी नहीं चाहते थे भारत एक रूपता में रहे या भारत को एक समृद्ध देश बन सके, वो नहीं चाहते थे। एक तो वो जम्मू कश्मीर अगर देखा जाए इनको स्वतंत्र था, तो अब जम्मू कश्मीर के आगे बहुत बड़ी चुनौती अब खड़ी हो गई। क्यों? यहाँ पर आप देखोगे कि जब स्वतंत्रता एक्ट पारित हुआ इसके बाद में ये अपना वर्चस्व अलग करने लगे, तो यहाँ पर आप देखोगे तो राजा यहाँ पर कौन था? हिंदू था। राजा जो हरि सिंह थे वो हिंदू थे, ठीक, और राजा हरि सिंह हिंदू थे, लेकिन यहाँ की जो जनसंख्या जो यहाँ पर निवास करती थी जम्मू कश्मीर में, तो वो मुस्लिम थी। तो वो अलग से रहना नहीं चाहते थे, वो शामिल होना चाहते थे वहाँ पर पाकिस्तान में, राइट, वो पाकिस्तान में होना चाहते थे। अब बात यहाँ ये आती है कि राजा हिंदू है, राजा हिंदू वहाँ शामिल नहीं होना चाहता था, वो स्वतंत्र रहना चाहता था। वो ना भारत में शामिल होना चाहता था ना पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। वो ये चाहता था कि हम अपना अलग से सत्ता रखेंगे, अपनी वर्चस्व रखेंगे, अपना अलग शासन प्रशासन चलाएंगे, क्योंकि हमारा क्षेत्र हमारी संपत्ति है, इस पर किसी का अधिकार नहीं होगा, इस पर हम शासन करेंगे। लेकिन वहाँ पर आप देखोगे कि मुस्लिम वाली जो जनसंख्या थी वो उनका अलग ही अपना महत्व था, वो अलग ही अपना प्रचार कर रहे थे। और जबकि पाकिस्तान तो यही चाहता था कि जम्मू कश्मीर को अपने में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या मुस्लिम है। लेकिन बात यहाँ क्रिएट होती है कि राजा हरि सिंह नहीं चाहते थे इस बात को लेकर के, तो राजा हरि सिंह के सामने चुनौती खड़ी हो गई। क्योंकि उस समय देखा जाए तो पाकिस्तान के जो लोग थे, देखो पाकिस्तान के जो लोग थे वो एक्चुअली में क्या करते थे, तो वहाँ पर कबीला या पठान लोग होते थे, ठीक,
जी विद्रोही आतंकवादी जो विद्रोही लोग होते थे इनको यहाँ पर भेजने लगे धीरे धीरे। अब इसके सामने बहुत बड़ी चेतावनी खड़ी हो गई, चिंता खड़ी हो गई कि अब क्या किया जाए, क्योंकि ये पठान लोग हस्तक्षेप करने लगे हैं। और तो अब वैसे भी इनके पास देखा जाए तो हिंदू थे और यहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम थे, तो अब ये इनके सामने चुनौती क्रिएट होने लगी कि अब मुझे किसी प्रकार से कैसे सुरक्षा की जाए, कैसे अपनी संप्रभुता को बचाया जाए। तो इसलिए इन्होंने, अब बात यहाँ आई कि वहाँ पे जी मार काटी जब करने लगे, राइट, मार काटी करने लगे, तो भारत ने भी ये सोचा कि अब इसमें कैसे हस्तक्षेप किया जाए, क्योंकि हम प्रस्ताव को जो उन्होंने दिया था, जो प्रस्ताव उन्होंने दिया था माउंटबेटन को, उसको भी फेल नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र दर्जा दिया था, तो हम इसमें शामिल भी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो हम इनको कैसे रोकें, पठानों को, कबीलों को, वहाँ पर जो निरंतर जम्मू कश्मीर में मार काटी ये सब कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बात यहाँ पे आई, इनके सामने ये वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि राजा हरि सिंह किसी प्रकार से हमारे में शामिल होने की बात कर लें, या कोई ऐसा हस्ताक्षर, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दें, इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है इंस्ट्रूमेंट उस पर हस्ताक्षर कर दें, तो निश्चित रूप से हम उनको विलय पत्र में शामिल करके इनकी फिर हम सुरक्षा करेंगे। क्योंकि राजा हरि सिंह हिंदू थे, वो नहीं पाकिस्तान शामिल होना चाहते थे, लेकिन वहाँ की जनसंख्या थी पाकिस्तान वो मुस्लिम। ठीक है, तो ये मारकाठी जब करने लगे तो इनके सामने चेतावनी खड़ी हो गई, तो ये क्या करने लगे, ये डर की वजह से ये जम्मू भाग गए, ये जम्मू चले गए, क्योंकि इनको इतना भय हो गया था कि अब हमारी जान खतरे में है, क्योंकि अब तो ये कबीले पठान हैं, मुझे मार डालेंगे, क्या करेंगे। अब इनके सामने ये तो जम्मू भाग गए। वैसे भी जम्मू कश्मीर बड़ा बहुत क्षेत्र होता था, वहाँ का जम्मू अलग क्षेत्र था, कश्मीर था, तो ये जम्मू चले गए। ओके, वहाँ भी इनका एक महल था, तो वहाँ पर ये रहने लगे, लेकिन वहाँ पर इनको संतुष्टि नहीं मिली, चिंताजनक इनके सामने रही कि हमारी प्रजा है वो कैसे रहेगी, हम उनको मार काट हो रही है, क्योंकि मुसलमान हैं वो कहीं ना कहीं मार है, क्योंकि वहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो पंडित लोग हुआ करते थे, हिंदू भी लोग होते थे। ठीक है, तो उनके सामने यही चुनौती थी। तो अब बात ये आती है कि ये जब उन्होंने एक बात ये बोल दी, उन्होंने बात कही भारत से ये उन्होंने गुजारिश की कि हाँ हम शामिल होना चाहते हैं, हम शामिल होना चाहते हैं। तो ये बात को लेकर के इन्होंने एक देखा जाए तो ये स्वीकृति दे दी थी विलय पत्र पर। स्वीकृति एक्चुअली में देखा जाए हस्ताक्षर नहीं किए थे इन्होंने, स्वीकृति कब दे दी थी, ये दे दी थी इन्होंने 26 अक्टूबर 1947। तो 26 अक्टूबर 1947 को ही इन्होंने स्वीकृति दे दी। इन्होंने ये स्वीकृति दे दी कि हाँ हम आपके भारत में ही शामिल होना चाहते हैं, मेरी सुरक्षा की जाए, हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो अब बात ये आती है कि इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए थे, और हस्ताक्षर वैसे माना तो विलय पर देखा जाए, ठीक, विलय जो था वो इनका 26 अक्टूबर 1947 को ही हो गया था, लेकिन हस्ताक्षर जो इन्होंने किए थे, हस्ताक्षर जब किए थे ये किए थे इन्होंने 27 अक्टूबर को। इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो काफ़ी आपस में मतभेद ये है कि 26 अक्टूबर को विलय हुए थे कि 27 को हुए थे। एक्चुअली विलय वो 26 को ही हो गए थे, उन्होंने हाँ कर दिया, स्वीकार कर लिया सबको, वो 26 को ही हो गए थे, लेकिन सिग्नेचर थे वो उन्होंने 27 को किए थे, तो वो विलय माना जाएगा वो 26 को ही। तो आप 26 अक्टूबर को ही विलय मानेंगे, ठीक, विलय पत्र पर उन्होंने 26 अक्टूबर को ही माना जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंट पर उन्होंने हाँ कर दिया था, स्वीकृति दे दी थी। तो अब बात ये आ गई कि अब सुबह के टाइम पर, अब शाम को इन्होंने स्वीकृति दी, अब रात की बात, अब इनको तो इतनी चिंता थी कि अब क्या किया जाए। अब बात यहाँ आती है कि जो ये भारत चाहता था कि हम अपनी सेना भेजेंगे, लेकिन इन्हें तसल्ली नहीं थी, पता नहीं भारत भेजेगा कि नहीं भेजेगा। इन्होंने हस्ताक्षर भी करा लिए, सब कुछ करा लिए, भेजेगा कि नहीं। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि इन्होंने एक बात कही अपने मंत्री से कि अगर सुबह तक अगर भारत की सेना नहीं आती है, ठीक, भारत की सेना नहीं आती है तो मुझे आप गोली मार देना। ये बात किसने कही थी, राजा हरि सिंह ने कह दी थी कि हमें गोली मार देना अगर भारत की सेना नहीं आती सुबह तक। लेकिन सुबह जैसी हुई तो वहाँ पर भारत ने अपनी सेना को वहाँ पर हवाई पट्टी पर उतार दिया, और जैसे ही उतार दिया तो वहाँ पर फिर क्या हुआ, वहाँ पर पूरा ऑपरेशन चला, और ऑपरेशन के बाद में वहाँ के जो मुस्लिम लोग हुआ करते थे, कबीला पठान थे, उनको वहाँ से भगा दिया गया। और फिर उनको राजा हरि सिंह का जो क्षेत्र था, ठीक है, तो कुछ ऐसा भी क्षेत्र था जो देखा जाए वहाँ पर शामिल कर लिया गया, किसमें, भारत में। जम्मू कश्मीर को किसमें शामिल कर लिया, भारत में। लेकिन पाकिस्तान ये कन्फ्लिक्ट क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पर कुछ जनसंख्या ऐसी भी थी, क्योंकि वो भारत उस पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी।
वो शामिल होना चाहते थे पाकिस्तान में, क्योंकि ये बात यहाँ कहा गया था, देखो हिंदू मुस्लिम बहुल क्षेत्र वो पाकिस्तान में शामिल हो जाएगी। तो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा विवाद जम्मू कश्मीर को लेकर होता है, पीओके को लेकर होता है, वो पाक और कश्मीर क्यों होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि वहाँ के जो लोग थे वो पाकिस्तान में होना चाहते थे, लेकिन वहाँ के जो राजा थे वो नहीं चाहते थे। ठीक, जब राजा ने इधर अपना सिग्नेचर कर लिया, इधर विलय कर लिया तो भारत का हो गया, लेकिन वहाँ के जो लोग थे वो मुस्लिम थे, वो वहाँ शामिल होना चाहते थे, तो वो तभी तो भारत वो पाकिस्तान, क्योंकि ये बात इसमें कही गई थी प्रस्ताव में, तो इसी बात को लेकर के तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो जम्मू कश्मीर सीमा विवाद वो निश्चित होता रहता है। चलिए, तो इस प्रकार से इनको भी विलय कर लिया गया, राजा हिंदू उनको हरि सिंह की जो संपत्ति थी उनको विलय कर लिया गया। अब नेक्स्ट जो आती है, नेक्स्ट आती है वो आती है आपकी जूनागढ़ के। जूनागढ़ को कैसे किया जाए, तो जूनागढ़ की एक चिंताजनक बात थी। जूनागढ़ वाला अगर आप क्षेत्र देखोगे तो यहां पर सबसे ज्यादा देखा जाए तो हिंदू लोग यहां भी थे, यहां पर हिंदू लोग थे, राइट, लेकिन यहां पर राजा जो था, यहाँ का राजा था वो मुस्लिम था, और ये राजा इतना बेकार था कि ये अपनी मौज मस्ती में वासनाओं में ही लगा रहता था, क्योंकि ये यहाँ पर इसकी बहुत सारी तो रानियां भी थी। ये राजा बहुत ही देखा जाए एक प्रकार का नवाब शायद रहमान थे, नवाब रहमान कुछ ऐसा ही नाम है उनका, एक बार देख लेना, ठीक है। तो ये राजा जो मुस्लिम थे ये एक्चुअली में काफ़ी रंगबिल्ला प्रकार का राजा था, और ये हमेशा अपनी काम वासनाओं में ही लगा रहता था निश्चित तौर पर, लेकिन यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं था। हिंदू वहाँ पर जो सेना वो प्रजा होती थी हिंदुओं की, क्योंकि ये हिंदुओं की प्रजा सबसे ज़्यादा थी, यहाँ पर 80% लोग हिंदू होते थे, यहाँ पर भी हिंदू लोग थे, ठीक, क्योंकि यहाँ पर भी हिंदू लोग थे। तो यहाँ पर क्या किया जाए, तो ये तो बाद में भाग गया था, जब कार्रवाई की भारत ने, तो ये तो राजा भाग गया वहाँ से, ठीक, यहाँ की रानियाँ केवल बची थी, ठीक है, तो उनको तो मिला लिया गया था, शामिल कर लिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो राजा जब भाग गया तो बाद में क्या हुआ कि रानियाँ जो थी उन्होंने जनमत संग्रह की बात की, तो जनमत संग्रह फिर हुआ इस पर, तो जनमत जब संग्रह कराया गया तो जनमत संग्रह में 90% जो मत थे वो भारत की ओर रुख किए, भारत में शामिल होने के 90% पक्ष में इसके वोट पड़े। आप समझ सकते हो, केवल 10% पाकिस्तान में थे, 90% भारत में शामिल होने की बात थी। तो फिर उन्होंने क्या काम किया, इसमें ये जो जूनागढ़ था वो जनमत संग्रह के माध्यम से इन्होंने शामिल कर लिया था। कब किया था, 20 फरवरी 1948 को, 20 फरवरी 1948 को इसे भी शामिल कर लिया गया था। अब नेक्स्ट जो आती है वो आती है हैदराबाद। हैदराबाद की आप अगर देखोगे तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो लोग थे हिंदू लोग, यहाँ भी थे, यहाँ भी 80% हिंदू लोग थे, लेकिन यहाँ का राजा था वो था मुसलमान, जिसे बोलते थे निजाम। वहाँ पर निजाम राजाओं को वहाँ के कहा जाता था, निजाम होते थे, तो मुसलमान था। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो जो राजा था यहाँ का वो था उस्मात अली, और इसका एक मंत्री भी था वो था कासिम रिजवी। लेकिन बात ये आती थी कि इसको तो समझाया भी जाए, लेकिन ये कहीं ना कहीं राजा को भरता रहता था, ये नहीं चाहता था कासिम रिजवी कि भारत में ये हैदराबाद की जो देसी रियासत है उसको शामिल किया जाए, और उस्मात अली जो थे इसकी बात को मानते थे, ठीक है। तो मंत्रियों की बात मानते थे वो, तो उस्मात अली जो थे एक्चुअली में वो शामिल से मना करते थे, वो शामिल नहीं होना चाहते थे। अब बात इनके सामने बहुत बड़ी चेतावनी खड़ी हो गई, अब भारत के सामने हो गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसको कैसे शामिल किया जाए। तो इसको शामिल करने के लिए बहुत ही प्रयास किया गया, ठीक। तो इसको शामिल करने के लिए क्योंकि यहाँ पर विद्रोह होने लगे, ये मारकाठी करने लगा, ठीक, ये मारकाठी, सीधा आदेश दे दिया मारकाठी करने का। तो वहाँ पर देखा जाए तो हिंदू लोगों के साथ अत्याचार जैसे ही होने लगा, तो हैदराबाद की जो देसी रियासत थी इसे विलय करने के लिए भारत ने क्या, सेना की कार्रवाई की, सेना कार्रवाई
जब भारत ने की तो लगभग में 36,000 सेना वहां पर गई, 36,000 सेना गई और चारों तरफ से हैदराबाद को घेर लिया। ठीक, चारों तरफ से हैदराबाद को घेर लिया। तो इसके बाद जब जैसे ही चारों तरफ से घेरा तो यहाँ पर ज़्यादा हिंसात्मक गतिविधियाँ हुई और अंतिम रूप से इसे भी शामिल कर लिया गया। 13 सितंबर 1948 को 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद की जो देसी रियासत थी उसे भी शामिल कर लिया गया था सेना कार्रवाई द्वारा। लेकिन जब वो देखोगे शामिल तो किया गया, लेकिन उस तमाम जो अली जहाँ के जो निजाम थे वो यूएनओ तक गए। उन्होंने कहा कि देखो मुझे स्वतंत्रता की बात की थी किसने, माउंटबेटन ने, और ये भारत देखो मेरी सत्ता पर मेरे संपत्ति पर हस्तक्षेप कर रहा है। तो वहाँ पर यूएनओ ने इसकी बात नहीं मानी, यूएनओ ने निजाम की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा भाई अब तुम उन्हीं का ही तो क्षेत्र हो, उन्हीं के अंदर क्षेत्र में रह रहे हो, अगर आप अलग से रहोगे तो ये अच्छी बात नहीं है। उनसे आप अपना मिलजुल के रहो, उनका विलय कर लो और आप रहो वहाँ पर। ठीक, उनकी संपत्ति वो है भारत की एक भूमि रहेगी, उनको दे दो। तो यूएनओ ने समर्थन किया था भारत का, यूएनओ ने इस चीज़ को लेकर समर्थन किया था कि ये भारत में शामिल होने के लिए यूएनओ, क्योंकि ये तो यूएनओ चले गए इस चीज़ को, इसको मतलब कि ये फैसला को लेकर के मेरा फैसला कर दो, ये भारत के जो लोग हैं, ठीक है, जो हमारी संपत्ति हमारी बस्तियां हैं उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रहे हैं, राइट। तो इस चीज़ को निदान करने के लिए ये गए थे फैसला के लिए। तो वहाँ पर यूएनओ ने इनका भारत का ही समर्थन किया था, ना कि इस उस्मात अली का। तो इस प्रकार से इनको भी शामिल किया गया। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत लोग मारे गए थे, बहुत लोग। आंकड़ा कोई है ही नहीं क्लियर, कहीं 36,000 का देते हैं, 35,000 का देते हैं, तो कहीं 1 लाख का भी मिलता है। तो कोई आंकड़ा थोड़ी ना, मारे गए होंगे, बहुत ही मारे गए थे। तो फिर इस प्रकार से हैदराबाद को भी शामिल कर लिया गया था। तो आप ये समझ सकते हो कि किस प्रकार से इन देसी रियासतों को शामिल किया गया था, चाहे उसमें जम्मू कश्मीर हो, चाहे जूनागढ़ हो, या चाहे वो हैदराबाद हो। इनको शामिल करने के लिए भारत ने अलग अलग कार्रवाई की, विलय पत्र के माध्यम से, इसके बाद जनमत संग्रह के माध्यम से, और भारत ने सेना कार्रवाई। और ये जो सेना कार्रवाई थी, इसे आप जो ऑपरेशन चलाया गया था, इस ऑपरेशन का नाम था पोलो ऑपरेशन था। इसे दूसरा नाम है कैटरपिलर, ये ऑपरेशन था। ठीक, इसे पोलो भी बोलते हैं, कैटरपिलर भी बोलते हैं। ये एक्चुअली में हैदराबाद को विलय करने के लिए भारत की सेना कार्रवाई के द्वारा ये जो ऑपरेशन चलाया गया था वो था पोलो नाम का। तो इसके माध्यम से इसे शामिल कर लिया गया था। अब बात हम करते हैं कि विदेशी बस्तियों के बारे में। विदेशी बस्तियां, अब विदेशी बस्तियां जो थीं वो तो अलग अलग थीं, चाहे चंद्रनगर ले लो, कराईकल ले लो, यमन ले लो, इसी में पांडिचेरी ले लो, ये विदेशी बस्तियां थीं, ये फ्रांस के कब्जे में थी। ठीक, और आप देखोगे चंद्रनगर पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र पड़ता है, और इधर कराईकल है, एनम है, और ये एनम है, कराईकल है, पांडिचेरी है, इधर ये जो क्षेत्र पड़ता है आपका तमिलनाडु, इधर वाला क्षेत्र है, यहाँ देखने को मिलता है। तो इन क्षेत्रों को कैसे क्या किया जाए, तो इनके लेकर के तो आपको पता ही है कि लंबे समय तक सबसे पहले आए पुर्तगाली और सबसे लास्ट में गए। ओके, तो डेनमार्क जो था अंडमान निकोबार का, जब 26 जनवरी 1950 को संविधान जब लागू किया गया था, तो उस समय तक डेनमार्क का जो कब्जा था अंडमान निकोबार पर, उसको छुड़ा लिया गया था। अंडमान निकोबार पर जो कब्जा था, ठीक, वो 26 जनवरी 1950 तक उसे छुड़ा लिया गया था। लेकिन ये जो बस्तियां थीं फ्रांस की हुई, और आप देखोगे उसी में पुर्तगाल की थी, तो इनको थोड़ा समय लगा था। ठीक है, तो इनको लेकर के तो फिर बाद में आप देखोगे 60-65 में ही पुर्तगाल सबसे लास्ट में गए थे। धीरे धीरे फिर उन्होंने बस्तियां ऑटोमेटिक छोड़ दी गई थी, क्योंकि ये चाहते थे कि अब तो भारत में ये सब विलय कर लेंगे, हमारे साथ अत्याचार ना हो, तो इन्होंने फिर ये तो छोड़ के ही भाग गए डर की वजह से, राइट। तो इस प्रकार से इनको भी फिर बाद में धीरे धीरे कब्जा कर लिया गया था। लेकिन सबसे लास्ट में पुर्तगाली गए थे, लेकिन पुर्तगाली 1960-65 तक भी बने रहे थे। अब बात हम ये करते हैं कि ये तो क्षेत्र थे। अब इस समय अगर देखा जाए, जब इन सभी को शामिल कर लिया गया,
तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था, तो इस समय अगर देखा जाए तो भारत में 29 राज्य थे। भारत में 29 राज्य थे और ये 29 राज्य कई 4 अलग अलग भागों में विभाजित थे। का में, खा में और गा में और घा में, ये 4 अलग अलग क्षेत्रों में, मतलब ये का खा गा घा, ये उसके प्रशासन के आधार पर ये अलग अलग वर्गीकृत थे। ठीक है, तो का क्षेत्र देख लो, खा देख लो, गा देख लो, घा देख लो, ये भारत में जो 29 राज्य थे 26 जनवरी 1950 तक देखे गए थे, जब शामिल सभी को किया गया था तो 29 राज्य बन गए। तो 29 राज्य में का खा गा घा में विभाजित थे। वो थे उनकी प्रशासन, उनकी शासन व्यवस्था के आधार पर, राइट। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कि का वाले क्षेत्र, अगर आप देखोगे यहाँ का वाला जो का क्षेत्र था, यहाँ पर आप देखोगे ये ब्रिटिश प्रांत के ही कब्जे में थे। ये क्षेत्र तो ब्रिटिश ही क्षेत्र था। तो यहाँ पर सीधा सीधा गवर्नर का शासन होता था। यहाँ सीधा गवर्नर का शासन होता था। ठीक, ये गवर्नर के अधीन थे। ओके, और इसमें राज्य देखे जाएं तो 9 थे, 9 राज्य थे। अगर आप 9 राज्य लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जैसे यूपी वाला जो संयुक्त प्रांत क्षेत्र था, इसी में संयुक्त प्रांत यूपी वाला क्षेत्र। ठीक, इसे बाद में 1950 में ही क्या बना, यूपी बना दिया गया था, यूपी नाम रख दिया गया था। लेकिन ये भी बहुत बड़ा क्षेत्र था उस समय, उत्तराखंड भी बुला लिया जाए। इसके बाद में ये संयुक्त प्रांत पंजाब, असम, बम्बई, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, एमपी, मध्य प्रदेश जिसे बोलते हैं, मद्रास, ये जो 9 क्षेत्र थे ये एक्चुअली में का नंबर में आते थे। यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर बैठता था और ये सीधे शासन प्रशासन करते थे ब्रिटिश गवर्नर द्वारा। ओके, जबकि खा वाली श्रेणी के आप देखोगे, ये खा के खा श्रेणी, खा श्रेणी में भी लगभग 9 राज्य थे। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर शाही शासन था, शाही शासन। ठीक, और प्लस केंद्र गवर्नर था। शाही शासन और प्लस केंद्र गवर्नर था। यहाँ पर राजशाही शासन था और इसके बाद केंद्र में बैठता था गवर्नर बैठता था। लेकिन आप देखोगे इनको आरक्षित विषय थे और इनको हस्तांतरित विषय दिए गए थे। शाही शासन को आरक्षित विषय थे और इनको हस्तांतरित विषय प्राप्त थे। लेकिन ये देखा जाए तो आरक्षित विषय पर भी हस्तक्षेप कर लेते थे। ओके, तो क्योंकि वहाँ पर सत्ता किनकी थी, अंग्रेजों की थी, तो वो अपने अकॉर्डिंग ही काम करते थे। ठीक है, तो शाही शासन में आप देख लो। तो अब बात ये आती है कि यहाँ पर 9 राज्य कौन कौन से थे। तो 9 राज्य में अगर आप देख लो तो इसी में आप जम्मू कश्मीर ले लो। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद वाला जो क्षेत्र था, मैसूर का जो क्षेत्र था, मध्य भारत वाला क्षेत्र। मध्य भारत में देखो एमपी के अलावा भी और क्षेत्र आता था मध्य भारत में। ठीक है, त्रावणकोर देख लो। ये जो त्रावणकोर था पहले किस में शामिल था, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। ठीक, और ये बाद में फिर किस में हो गया, केरल में। तो त्रावणकोर वाला क्षेत्र देख लो। फिर इसी में आप सौराष्ट्र, विंध्याचल प्रदेश, विंध्य प्रदेश आप बोल सकते हो इसे, जो विंध्याचल जो पर्वत है वो वाला क्षेत्र। तो इस प्रकार से ये जो थे खास श्रेणी में आते थे। यहाँ पर केंद्र का गवर्नर होता था, केंद्र का गवर्नर जनरल जो बैठता था वो होता था यहाँ पे, केंद्र का गवर्नर। ये सीधे इसके हाथ में पावर थी, सीधे ये प्रशासन करता था। लेकिन ये वाला प्रशासन था इसके माध्यम से, ये वाले गवर्नर प्रशासन करते थे इसके माध्यम। अब आते हैं गा श्रेणी के क्षेत्र। गा श्रेणी के अगर आप क्षेत्र देखोगे तो इसमें 10 क्षेत्र आते हैं।
10 क्षेत्र या आप कह सकते हो 10 राज्य आते थे, जहां पर प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर राजशाही शासन था। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से राजशाही शासन था, जहाँ पर जो आयुक्त होते थे, कमिश्नरी क्षेत्र, जो कमिश्नर लोग होते थे, उनके माध्यम से शासन चलाया जाता था। आयुक्त या कमिश्नर जो लोग होते थे, इनके माध्यम से यहाँ गाँव श्रेणी का जो क्षेत्र हुआ करता था, जहाँ राज्य होते थे, इनका प्रशासन हुआ करता था। इनका प्रशासन किनके माध्यम से होता था? कमिश्नर आयुक्तों के माध्यम से। लेकिन बात यही है कि ये कमिश्नर आयुक्त जो थे ना, कमिश्नरी क्षेत्र वही थे, वो सीधा सीधा प्रशासन करते थे। ओके, राजशाही शासन में भी हस्तक्षेप करके सब कुछ करते थे। तो इसके अंतर्गत 10 राज्य आते थे। अगर आप 10 राज्य की अगर बात करोगे तो इसमें आप देख लो, भोपाल है, दिल्ली है, भोपाल, दिल्ली, कच्छ का क्षेत्र, मणिपुर वाला क्षेत्र है, अजमेर का क्षेत्र। ठीक, इस प्रकार से ये लगभग में 10 थे। ओके, अब बात हम करते हैं घास श्रेणी की। घास श्रेणी में अगर आप देखोगे तो घास श्रेणी में केवल एक क्षेत्र आता था और वो आता था अंडमान, जिसे भारत ने कब्जा कर लिया था, अंडमान निकोबार। इस पर भारत का कब्जा हो गया था डेनमार्क पर। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि घास श्रेणी में भी अंडमान निकोबार केवल था। अब बात ये आ गई कि इसमें भी प्रशासन कैसे हो, क्योंकि अलग अलग क्षेत्र में है, अलग अलग व्यवस्थाएं इनकी थी। तो इनको भी तो अब वो किसी प्रकार से गठन किया जाए, इनका पुनर्गठन किया जाए। तो पुनर्गठन की बात आती है इनको लिए। तो का, खा, गा, घा, ये अलग अलग शासन व्यवस्था में विभाजित थे। उनका प्रशासन शासन वो अंग्रेजों के माध्यम से होता था उस समय। ठीक, तो इनको कैसे क्या किया जाए, तो इनको पुनर्गठन करना है, क्योंकि भारत में अगर इनको जब विलय करे हो ही गए हैं वो, तो इनको क्यों ना पुनर्गठन कर लिया जाए। हम अंग्रेजी शासन जिस प्रकार से विभाजित किए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम क्यों अपना देश चलाएं, हमें पुनर्गठन करना है। तो इनको लेकर के अब मांगें अलग अलग होने लगी। अब मांगें अलग अलग क्यों होने लगी? क्योंकि कोई भाषा के आधार पर मांगें होने लगी कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, क्योंकि भाषा के आधार पर गठन करने की बात हुई। ठीक, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 1953 में सबसे पहले दक्षिण भारत में सबसे पहले भाषा के आधार पर मांग उठने लगी कि राज्य जो हैं जो गठित होंगे वो भाषा के आधार पर किए जाएंगे। अब भाषा के आधार पर गठन करने की बात हुई, तो आप इसको लेकर के जब ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर आंदोलन होने लगे, गठन, अब वहाँ पे हंगामा होने लगे, विद्रोह होने लगे, तो इसके लिए कमेटी बैठा दी गई। ठीक, वो थी एस.के. धर कमेटी। एस.के. धर कमेटी जो थी, एस.के. धर इसके अध्यक्ष भी थे। ठीक, कमेटी बैठा दी गई। फिर इन्हीं कमेटी में एक आयोग बना था, वो था एस.के. धर आयोग। एस.के. धर आयोग इसमें अगर बात की जाए, इसने अपनी जो रिपोर्ट थी, ठीक, ये गठित तो हुई थी 1948 को। ओके, लेकिन इसने अपनी रिपोर्ट जो दी थी वो दी थी आपको 1948 में, दिसंबर 1948 को। देखो यहां सुनो मेरी बात को पहले, ये आयोग तो पहले से ही था। ठीक, ये आयोग कमेटी थी वो पहले से थी। ये 1953 में अलग से मांग उठी थी। ओके, मांग उठी थी, लेकिन ये ऑलरेडी था, ये रिपोर्ट अपनी तैयार करता रहता था। तो इसको लेकर के इसने भी अपनी रिपोर्ट तैयार की थी 1948 में। और यही जो रिपोर्ट थी, ठीक, इसने भाषा के आधार पर जो बात हुई थी उस पर जांच करना शुरू कर दिया। इसने जांच पड़ताल की, सब कुछ किया, जांच पड़ताल की। लेकिन देखो, भाषा के आधार पर ये चीज़ें पहले ही से दिमाग में थी लोगों के, लेकिन हंगामा विद्रोह 1953 में हुए थे। इससे पहले विद्रोह नहीं हुए थे, लेकिन ये मन में विचार था
कि भाषा के आधार पर लोग सोचते थे, बातें चलती थी, लेकिन हंगामा विद्रोह नहीं होते। ये तेज तो 1953 में होने लगे थे। इससे पहले भी इस पे विचार किया गया था। लोग अपने उदारवादी नीतियों से भी बात करते थे कि इस चीज़ को लेकर होना चाहिए। ठीक, तो उसके लेकर के एस के धर कमेटी बैठी थी 1948 में। उसने दिसंबर 1948 में अपनी रिपोर्ट दी थी। लेकिन बाद में जब इसने मना कर दिया, सुनो, जब इसने मना कर दिया कि जांच हुई कि भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर जो मांग उठ रही है वो निरर्थक है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये साधपूर्ण नहीं है, यानी कि ये असाध्य है, ये बात सही नहीं है, ये नहीं मानी जा सकती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं हो सकता है। तो इस चीज़ को लेकर के इन्होंने खारिज कर दिया। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि जैसे ही इन्होंने जब खारिज किया इसको लेकर के, तो फिर 1953 में यही हंगामे 1953 में बहुत ज़्यादा से होने लगे, बहुत तेज होने लगे। तो अब इसके लिए फिर एक कमेटी और बैठी थी, वो थी JBB। यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू थे, और ये देखा जाए तो बी पट्टा सीतारमैया उनका नाम था, और ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक, तो बी सीतारमैया जो थे, बी पट्टा सीतारमैया और जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल, इन तीनों के संयुक्त रूप से एक कमेटी बैठी थी। ठीक, वो थी JBB कमेटी। ओके, और ये जो कमेटी हुआ करती थी, ठीक, ये कब गठित की गई थी, ये भी अगर देखा जाए तो ये 1953 वाला अगर आप देखोगे तो ये सबसे लास्ट में हंगामा हुए थे। ठीक, तो 1948 में अगर आप देखोगे तो ये भी जब इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने भी भाषा के आधार पर मना कर दिया कि भाषा के आधार पर नहीं होगा। भाषा के आधार पर इन्होंने भी मांग किया, किसने मना कर दिया था, JBB जो कमेटी थी, इसने भी भाषा के आधार पर मना कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं हो सकता है। अब बात यहाँ आती है कि वहाँ पर आंदोलन बहुत ज़्यादा होने लगे, और इतने आंदोलन हो गए क्योंकि ये आंदोलनकर्ता का जो नेता था वो नेता था रामलुलु रामुलु रामुल्लू रामुल्लू नेता थे वहाँ के। ठीक, तो वो नेता जो थे रामुल्लू ने वहाँ पर 56 दिन का उपवास या अनशन कर दिया, यानी कि 56 दिन का वहाँ पर उपवास अनशन करने के लिए बैठ गए। अब बात ये आती कि जैसे 56 दिन के लिए उपवास अनशन करने को बैठ गए कि होना चाहिए तो भाषा के आधार पर ही होगा, या तो होगा नहीं, भाषा के आधार पर होगा बस, और किसी का आधार पर नहीं होगा। तो अब ये अनशन बैठ गई, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लगे। ठीक, इतने ज़्यादा विद्रोह होने लगे, हद से ज़्यादा। तो फिर जब से ज़्यादा विद्रोह होने लगे, तो वहाँ पर अब देखा जाए तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने 1953 में इस चीज़ को स्वीकृति दे दी कि हाँ, हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। ठीक, हम भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन करेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर आ गया था, मार काटी दबाव इतना ज़्यादा था, क्योंकि ये 56 दिन के बाद ये भी मर गए रामलुल्लू, क्योंकि ये 56 दिन तक भूखे रहे, तो उनको खाना पानी कहाँ मिलेगा, तो मर तो जाएंगे। तो जब ये मर गए तो इसके बाद बहुत ज़्यादा विद्रोह होने लगे, इतने ज़्यादा होने लगे, हिंसात्मक गतिविधियाँ होने लगी। तो फिर इनके ऊपर सरकार पर प्रेशर आ गया, तो निश्चित रूप से इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने इस चीज़ को लेकर स्वीकृति दी कि हाँ, हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करेंगे। अब बात ये आती है कि इन्होंने मान तो गए, और इन्होंने भाषा के आधार पर, सुनना, आधार पर इन्होंने आंध्र प्रदेश का गठन किया भी, लेकिन उस समय ये आंध्र प्रदेश देखा जाए तो बहुत छोटा क्षेत्र था। ओके, बहुत छोटा क्षेत्र था। अब बात ये आती है कि इसके बाद, ठीक, राज्यों के पुनर्गठन करने की बात की, तो इसके लिए बाद में फिर एक और फजल अली आयोग आया। फजल अली आयोग, ये कमेटी बैठी, फजल अली आयोग आया। तो फजल अली आयोग में देखा जाए तो फजल अली तो इसके अध्यक्ष थे, और 2 सदस्य और थे,
हृदयनाथ कुंजरू, के एम पाड़िक्कर, पाड़ीकर ऐसे लिख लो, पाड़िक्कर या पाड़िक्कर, ठीक। के एम पाड़िक्कर और हृदयनाथ कुंजरू ये सदस्य थे फजल अली आयोग के, और अध्यक्ष जो थे फजल अली थे। तो 3 सदस्य के थे, ठीक, उसमें अध्यक्ष भी थे ये। तो इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो थी वो 1955 में सौंपी। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी थी फजल अली ने, और ये 1953 में गठित हुआ था, ठीक है। तो 1955 में इन्होंने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो इन्होंने भाषा के आधार पर, सुनिए मेरी बात, इन्होंने भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन की स्वीकृति दे दी। नए राज्यों को जो गठित होंगे वो भाषा के आधार पर होंगे। लेकिन इन्होंने एक बात इसमें ये बोली थी कि भाषा के आधार पर गठित तो होंगे, लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं होगी। एक राज्य एक भाषा नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि हैदराबाद में तेलुगु है, ठीक, तो वहाँ पर तेलुगु ही बोली जाएगी, अन्य भाषा नहीं बोली जाएगी। तो वहाँ के लोग जो दूसरी भाषा बोलते हैं वो कहाँ जाएंगे, उनकी वहाँ पर संपत्ति है, उनका आवास है, वो कहाँ जाएंगे? क्योंकि एक राज्य एक भाषा अगर आप रखोगे तो वहाँ पर तो एक राज्य में कई सारी भाषाएं होती हैं। तो अगर आप तेलुगु को लेकर के वहाँ पर बोलता दोगे तो 100% है, तो उनके बीच में भी अराजकता फिर होगी। तो इस चीज़ को लेकर उन्होंने मना किया। फजल अली आयोग ने यही कहा कि एक राज्य एक भाषा नहीं होगी। हाँ, भाषा के आधार पर हम गठित कर देंगे, लेकिन और भी जो भाषाएं हैं वो उस राज्य में उनको भी मान्यता दी जाएगी, उन्हें भी वहाँ पर बोला जाएगा, वहाँ पर सम्मान किया जाएगा सभी भाषाओं का, लेकिन हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करेंगे। तो फिर क्या हुआ, इसके बाद ये बात स्पष्ट हुई। तो फिर जो 7वां संशोधन हुआ, 7वां संशोधन हुआ 1956, ठीक, जो राज्यों का पुनर्गठन जो संशोधन था वो 7वां संशोधन था 1956 का। इस एक्ट के तहत राज्यों का क्या हुआ, गठन हुआ। और इसी फजल अली आयोग में ही देखना, फजल अली आयोग में जो बैठा था तो उसमें एक बात और कही थी कि जो राज्य हैं 4 श्रेणी के, जो 4 श्रेणी के मैंने आपको 29 राज्य बताए थे, एक काखा गा में इनको समाप्त करने की बात हुई, इनको समाप्त किया जाए, राइट। फिर जब इनको समाप्ति की बात हुई तो इनके लिए फिर अलग से पुनर्गठन आयोग, पुनर्गठन एक एक्ट आया, राज्य 7वां एक्ट, ये 1956 का। तो इसके अंतर्गत अगर देखोगे ये जो 7वां एक्ट था ये फजल अली आयोग की सिफारिश पे ही आया था। फजल अली आयोग, फजल अली आयोग जो थे उनकी सिफारिश पर ही कौन सा गठन आया था, ये 7वां संशोधन हुआ था 1956 में। तो इसने देखा जाए तो फजल अली आयोग ने एक सिफारिश और की थी, वो की थी 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश की, 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश। तो फजल अली आयोग की इस बात को नकार दिया गया, ये बात नहीं मानी गई थी, और फजल अली आयोग की और सब बात मान ली गई थी। एक राज्य एक भाषा के आधार पर भी इन्होंने मना किया, ये बात सही, इन्होंने ठीक ठीक लगी बात, राइट। इन्होंने इस चीज़ को लेकर के सिफारिश की, वो भी सही बात है। इन्होंने 4 श्रेणी के 29 राज्यों को खत्म करने की बात की, ये भी बात मान ली गई। लेकिन उन्होंने 16 राज्य 3 केंद्र शासित प्रदेश की बात की, इस चीज़ को नहीं माना गया। तो फिर जब 7वां संशोधन हुआ, ठीक, 1956 में, फिर कौन सा बना एक्ट आया, वो आया राज्य पुनर्गठन अधिनियम, ठीक। राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब आया 1956 को, तो उसने क्या काम किया कि 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश की बात की, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की बात की। अब ये 14 राज्य कौन कौन से होंगे, 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन होंगे, तो ये आप लिख लो कि इसमें 14 जो राज्य थे वो थे जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, 14 राज्य की बात कर रहे हैं अभी। अब इसी में आ जाओ पंजाब, बम्बई, पंजाब ले लो, बम्बई ले लो, मध्य प्रदेश यानी कि एमपी ले लो, असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मद्रास, मैसूर, ये पहले तमिलनाडु वाले क्षेत्र में था, फिर ये कर्नाटक में हो गया, मैसूर, केरल, आंध्र प्रदेश। इस प्रकार से ये 14 राज्य बनाए गए, ठीक।
अब 6 केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो 6 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से थे? ये थे दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, इनको पुनः बनाया जाता है अलग से, अभी हम आगे क्लियर करेंगे। हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, और जो मिनकाय द्वीप था लक्षद्वीप, लक्षद्वीप मिनकाय द्वीप था, ठीक है, इसको भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था 7वां संशोधन के तहत 1956 में। तो ये 14 राज्य थे जिनका पुनर्गठन 7वां संशोधन जो 1956 का राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था उसके तहत इनको 14 राज्य को दर्जा दिया गया और 6 केंद्र शासित प्रदेश को दर्जा दिया। तो इस प्रकार से उन राज्यों का पुनर्गठन किया गया था कि जो भारत के एक नवीनतम ये राज्य थे और नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश थे, जो अंग्रेज यहाँ पर अब अंग्रेजों का कोई महत्व नहीं रहा था। उम्मीद करते हैं आपको राज्यों का पुनर्गठन आपको समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से भारत ने अपनी पूरी मेहनत से, प्रयास से राज्यों का पुनर्गठन किया। हर जगह इन्होंने जो विद्रोह थे उनको दबा करके, ठीक, अहिंसक गतिविधियां या हिंसक गतिविधियों का सहारा लेते हुए कहीं ना कहीं इन्होंने राज्यों के पुनर्गठन में भारत सरकार ने बहुत ही प्रयास किए और आज जो हमारे राज्य दिख रहे हैं वो इन्हीं की देन है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं राज्यों के पुनर्गठन इस पर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे की बात करेंगे।